सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 14 की जो हेडिंग है उससे ही आपको पता चल रहा होगा, जिसमें लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, क्या था पहले जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जब लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो महिला को संपत्ति यहाँ पर मिलती थी अपने ससुराली जनों से, अपने माता पिता से मिलती थी, तो उसे एब्सोल्यूट राइट नहीं होता था। वो अपने जीवन प्रयत्न के लिए उसका यूज़ कर सकती थी, लाइफ टाइम उसका यूज़ कर सकती थी, लेकिन उसे एब्सोल्यूट राइट नहीं था। एब्सोल्यूट राइट का मतलब है कि वो दूसरे व्यक्ति को बेचना चाह रही है, दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट करना चाह रही है, या उसका जिस तरीके से भी एक अचल संपत्ति का डिस्पोज ऑफ होता है, वो उस तरीके से उसका करना चाहती है, तो वो नहीं कर सकती थी। उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन 1956 के बाद इस अंतर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। जो पहले यहाँ पर स्त्री की संपदा को दो भागों में बांटा गया था, स्त्री धन और स्त्री संपदा। स्त्री धन में यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी, ज़्यादातर मूवेबल प्रॉपर्टी में बांटा गया था, और स्त्री संपदा में यहाँ पर अचल संपत्ति, ज़्यादातर अचल संपत्तियों को बांटा गया था। तो इसको बिल्कुल अलग ख़त्म कर दिया गया, और स्त्री धन लास्ट में सिर्फ स्त्री धन। तो यहाँ पर क्या क्या इसमें शामिल है, तो यहाँ पर अब जो महिला की संपत्ति है, जो उसे मिली है, उसने सेल्फ एक्वायर्ड अर्जित की है, या उसे माता पिता से मिली है, सास ससुर से मिली है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट, या किसी से उसने खरीदी है तो उसकी एब्सोल्यूट स्वामिनी है, वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर है, और उसको बेच सकती है, उसको गिफ्ट कर सकती है, उसका किसी भी तरीके से जो भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है वो उससे कर सकती है। तो इसे पढ़ लेते हैं हम सेक्शन को। एनी प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu whether acquired before or after the commencement of this act। इस एक्ट के लागू होने से पहले उसने संपत्ति अर्जित की हो, या इस एक्ट के लागू होने के बाद उसने ये संपत्ति अर्जित की हो, shall be held by her as full owner thereof and नॉट एज ए लिमिटेड ऑनर। तो उसका फुल ऑनर, पूर्ण स्वामिनी मानी जाएगी, नॉट अ लिमिटेड ऑनर, और नॉट एज अ लिमिटेड ऑनर। लिमिटेड ऑनर नहीं मानी जाएगी जैसे पहले मानी जाती थी, अब पूर्ण स्वामिनी मानी जाएगी। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दी सब सेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ मूवेबल एंड मूवेबल। तो दोनों ही इसमें चल संपत्ति हो गई, जैसे गहने हो गए, उसके कपड़े हो गए, ये सब क्या है, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई प्लॉट हो गया, मकान हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फीमेल हिंदू बाय द इनहेरिटेंस और द डिवाइस। तो उसे यहाँ पर विरासत में उसे ये संपत्ति मिली है, या उसने सेल्फ एक्वायर्ड की हैं, और एट आ पार्टीशन हुआ घर का, उसमें उसे मिली है, और इन ल्यू ऑफ द मेंटेनेंस के बदले में उसे मिली है, और द एरियर्स ऑफ द मेंटेनेंस का जो बकाया था उसके संबंध में जो उसे रुपया दिया गया पति के द्वारा, ससुराली जनों के द्वारा, उसकी वो पूर्ण स्वामिनी है। और बाय, ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस का उसे पैसा दिया गया और वो उसी पर्पज़ से वो यूज़ करे, वो उसका अपने अनुसार उसका यूज़ कर सकती है। यहाँ पर ये कहना है मेंटेनेंस का जो भी उसे रुपया मिल रहा है। तो और बाय गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन वेदर आर रिलेटिव और नॉट बिफोर और एट आफ्टर दी और एट दी। तो मैरिज जब उसकी हुई, मैरिज से पहले, मैरिज के बाद, या मैरिज के समय जो उसके रिलेटिव्स, परिवार वालों से उसे जो गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट की वो पूर्ण स्वामिनी होगी। और बाय हर स्किल और द एग्जर्शन और बाय द परचेज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो उसने जो अपनी मेहनत से, जो अपने स्किल्स थे उसके द्वारा अर्जित की, जॉब करके, नौकरी करके जो उसने जो अर्जित की, उसने जो खरीदा, परचेज़ करके जो संपत्ति खरीद के उसने जो अर्जित की, और इन एनी अदर मैनर वॉट सो एवर के, और भी कोई तरीका उससे अर्जित की उसने, एंड आल्सो एनी सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर एज दी स्त्री धन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो अर्जित की हो, और ऐसी कोई संपत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारंभ में अविवर्तपूर्ण स्त्री धन के रूप में उसने दोबारा धारित की गई हो। तो ये सब स्त्री धन में आता ही है, जो रिलेटिव से मिलता है शादी के समय, और ये सब उसने, या फिर
जो उसने अपने स्किल से अर्जित की गई हो या उसे गिफ्ट में मिली हो, तो उसकी वो पूर्ण स्वामी है, उसकी एब्सोल्यूट उसका ट्रांजैक्शन कर सकती है, उसे बेच भी सकती है, गिफ्ट भी कर सकती है, वो उसे जैसा चाहे उस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकती है। नहीं बेचना चाहे तो नहीं बेच सकती, नहीं बेचना चाहे, एक ही इच्छा है तो नहीं बेचे। तो इसके सब सेक्शन 2 में इसका थोड़ा एक्सेप्शन दिया गया है, या कह लें एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी संपत्ति को लागू ना होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखित के अधीन या सिविल न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन पंचाट या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो, यदि दान, विल या अन्य लिखित या डिग्री, आदेश, पंचाट, निर्बंधन की ऐसी संपत्ति में निर्बंधन संपदा विहित करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि उसे कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कोई संपत्ति मिली है, पंचायत के द्वारा मिली है, या जो भी इसमें क्या क्या बताया गया है, गिफ्ट के द्वारा मिली है, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप इसे इतने समय के लिए यूज़ करें, लाइफ टाइम यूज़ करें, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर मान्य बताया गया है कोर्ट के द्वारा। यदि ऐसा लगाया गया है, कोई इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है, तो वो मान्य बताया गया है। तो ये है, तो ये अब बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो स्त्री है उसे अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, उसका वो एब्सोल्यूट स्वामी है, उसे बेचना चाहती है अपनी आवश्यकता के लिए तो बेच सकती है, नहीं बेचना चाहती तो नहीं बेच सकती है, बेचे। तो ये मुख्य सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ एक आधे एक्सेप्शनल को छोड़ के मतलब कि 99%, 99.9% मामलों में वो अपनी संपत्ति की खुद एब्सोल्यूट स्वामिनी है, फुल ऑनर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।